हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। और लेक्चर क्या है हमारा? प्रकाश का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अध्याय 7 कक्षा 12 का पार्ट 2 हमारा चल रहा है। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं व्यतिकरण के बारे में कि प्रकाश तरंगें कैसे व्यतिकरण करती हैं। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम पुराने चैप्टर पर थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो पिछला चैप्टर था प्रकाश का तरंग सिद्धांत, जिसमें न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था और हाइगेंस ने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। और प्रकाश के तरंग सिद्धांत पे ही उसने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी दिया था, जो कि हाइगेंस द्वारा ही दिया गया था। तो यहाँ पर प्रकाश के हमने विभिन्न गुण बताए आपको कि प्रकाश में विवर्तन भी होता है, प्रकाश में ध्रुवण भी होता है, प्रकाश में व्यतिकरण भी होता है, प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव भी होता है, प्रकाश का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव भी होता है। इसी प्रकार कई सारे प्रभाव जो है प्रकाश दिखाता है, यानी कि ये उसके गुण हैं। तो इसी प्रकार न्यूटन ने और हाइगेंस ने भी अपने अपने सिद्धांत दे दिए। कणिका प्रकृति का सिद्धांत मिला न्यूटन से, तो वहीं जो है हाइगेंस का सिद्धांत हमें किससे मिला? जो हमारा प्रकाश तरंग का सिद्धांत किससे मिला? हाइगेंस से मिला। बेसिकली जो न्यूटन का कणिका सिद्धांत था वो दकार्ते ने दिया था। दकार्ते के सिद्धांत को न्यूटन ने जो है संशोधित किया और संशोधित करके अपनी पुस्तिका में दे दिया। ठीक है, तो जब उन्होंने अपनी पुस्तिका में दिया तो ये फेमस हो गया। फेमस होने के कारण इसे न्यूटन का ही कणिका सिद्धांत बताया गया। अब इसी आधार पर समतल तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और जो है आपका गोलीय तरंगाग्र को समझाया गया। तो ये बेसिकली हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो जो भी स्टूडेंट्स हमें इस वीडियो में ज्वाइन किया है जिन्होंने पहली बार, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर यानी कि ब्लूप्रिंट डिजिटल की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे उस चैप्टर को और पिछले सारे चैप्टर्स को वो देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से इनोवेटिव तरीके से हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो हमारे वीडियोस को आप देखें और साथ में उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आप पे हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन जाते रहेंगे और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण होता क्या है? जल की सतह पर तेल की पतली परत तथा साबुन के जो घोल होता है उसके बुलबुले को यदि हम सूर्य के प्रकाश में विभिन्न स्थितियों में देखने का प्रयास करें तो हमें उसमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो ये रंग क्यों दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये सब होता है प्रकाश के व्यतिकरण की घटना के कारण। प्रकाश के व्यतिकरण केवल प्रकाश तरंगों में ही नहीं होता। प्रकाश तरंगें क्या हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। केवल विद्युत चुम्बकीय तरंगों में ही नहीं होता, बल्कि ये ध्वनि तरंगों में भी होता है। और ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगें होती हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय के अंदर हम व्यतिकरण पर चर्चा करेंगे। तो व्यतिकरण पर चर्चा करने के लिए हमने यहाँ पर तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखा है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि व्यतिकरण तो अध्यारोपण के कारण ही होगा। तरंग एक माध्यम में चलेंगी और अध्यारोपित होंगी। अध्यारोपित का मतलब एक दूसरे पर अति व्याप्त होंगी, यानी कि एक दूसरे को कोलाइड करेंगी। वो ही अध्यारोपण का सिद्धांत है और इसी अध्यारोपण के सिद्धांत के कारण ही व्यतिकरण तरंगों में होता है। तो कैसे होता है इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगें एक साथ संचरित होती हैं तो माध्यम के किसी कण का किसी समय यानी कि किसी क्षण पर परिणामी विस्थापन उस क्षण कण में पृथक पृथक तरंगों के द्वारा उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो किसी क्षण माध्यम में हमने मान लिया कि कोई हमें समय में ले लिया हमने उस और माध्यम में कोई कण ले लिया, तो कण का माध्यम में संचरित तरंगों के कारण विस्थापन कितना है? y1, y2, y3। जब तरंगे इस प्रकार से संचरण करती हैं तो हमने कहते हैं कि दो तरंगे संचरण कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? दो तरंगे संचरण कर रही हैं। तो इसी प्रकार इसका जो है व्यतिकरण हो जाता है, यानी अध्यारोपित हो जाती हैं। तो देख रहे हो आप ये किस तरह से यहाँ पे एक दूसरे पे मिल रही हैं ये। तो इस प्रकार से एक तरंगें मिल जाती हैं और अंत में एक परिणामी तरंग बन जाती है। तो यहाँ एक क्या बन जाएगी? परिणामी तरंग बन जाएगी इस प्रकार से। तो ये परिणामी तरंग होगी, ये अध्यारोपण के कारण ही बनती है। तो हम ये कहते हैं कि कोई कण है उसका दोनों तरंगों के द्वारा विस्थापन कभी ये हो जाता है, कभी ये हो जाता है, कभी ये हो जाता है।
तो परिणामी विस्थापन क्या हो जाता है, पहली तरंग ने ये विस्थापन करा, दूसरी तरंग ने ये विस्थापन करा, यदि तीसरी तरंग भी हो इसमें तो तीसरा भी y3 कर देगी विस्थापन। तो तीनों के अध्यारोपण से जो फाइनल तरंग बनी, अंतिम तरंग बनी, परिणामी तरंग, तो उसके द्वारा कण का विस्थापन टोटल कितना हो गया, तो वो निकलता है y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस एंड सोन। तो इस प्रकार से उसका हम विस्थापन निकाल सकते हैं। अब हम दो बिंदु और देखते हैं। तो दो बिंदु में क्या कहा गया है कि यह सिद्धांत सभी प्रकार की तरंगों, जैसे यांत्रिक तरंगें मैंने आपको क्या बताया, ध्वनि तरंगें होती हैं, और दूसरा विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो कि प्रकाश तरंगें होती हैं, इनमें समान रूप से सत्य है। यानी कि यांत्रिक तरंगों में भी अध्यारोपण होता है और आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगों में भी अध्यारोपण होता है, परंतु इसमें एक शर्त लगती है कि तरंगें जो होती हैं उनका आयाम बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आयाम कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना हो, तभी यह नियम लागू होता है। और ये नियम जो है लेज़र तरंगों के लिए लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लेज़र तरंगें एक वर्णीय होते, एक सीधी रेखा में चलती हैं और इनका जो आयाम होता है वो बहुत बड़ा होता है। लेज़र तरंगें बहुत दूर तक चली जाती हैं। क्यों चली जाती हैं? क्योंकि इनका आयाम बहुत ज़्यादा होता है। तो आयाम ज़्यादा होने की वजह से ये नियम जो है वो इन पर लागू नहीं होता। ठीक है, इन पर लागू नहीं होता। इस वजह से लेज़र तरंगों पे यह अध्यारोपण, लेज़र तरंगें अध्यारोपित नहीं होती हैं। बच्चों आप देखते हैं दो तरंगों का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। दो तरंगों का व्यतिकरण कैसे होता है? जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही माध्यम में और एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से किसी बिंदु पर परिणामी तरंग की परिणामी तीव्रता उनके अलग अलग तीव्रताओं के योग से क्या होती है? भिन्न होती है। अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। किसी बिंदु पर तो वह बहुत ज़्यादा हो जाती है तीव्रता और किसी बिंदु पर तीव्रता बहुत कम हो जाती है, यानी कि न्यूनतम हो जाती है। तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? दो तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। तो दो तरंगों की व्यतिकरण की घटना में जो है हमने परिभाषा लिखी है। तो परिभाषा क्या होती है? जब समान आवृत्ति की दो तरंगों के बीच अध्यारोपण होता है तो ऊर्जा के पुनर्वितरण के कारण माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तो जहाँ ये अधिकतम हो जाएगी और जहाँ न्यूनतम हो जाएगी तो जो घटना घटी है उस घटना को हम क्या कहते हैं? तरंगों का व्यतिकरण कहते हैं। और ये दो प्रकार का व्यतिकरण होता है। पहला व्यतिकरण होता है संपोषी अथवा रचनात्मक व्यतिकरण और दूसरे को हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इधर क्या था? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो संपोषी व्यतिकरण का मतलब कि प्रकाश का जो प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण हुआ उसमें तीव्रता अधिकतम हो गई। तो यानी कि व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। यानी कि एक क्षेत्र में जब व्यतिकरण होगा, दो प्रकाश स्रोत रखे जाएंगे तो उनसे जो तरंगें निकलेंगी तो दोनों तरंगें अतिव्याप्त होकर कुछ बिंदुओं पर तो क्या बना देंगी? कुछ बिंदुओं पर तो ये तीव्रता यानी कि प्रकाश जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश जो होगा बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए संपोषी व्यतिकरण क्या हुआ? जिन बिंदुओं पर प्रकाश अधिकतम हो जाता है। इसी प्रकार से विनाशी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है यानी कि मिनिमम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। यद्यपि जो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में जो है तीव्रता जो होती है वो कहीं अधिकतम होती है, कहीं न्यूनतम होती है। जैसे कि संपोषी में अधिकतम है और जो है विनाशी व्यतिकरण में न्यूनतम होती है, परंतु जो संपूर्ण क्षेत्र की तीव्रता होती है वो नियत होती है। क्या होती है? संपूर्ण क्षेत्र की तीव्रता यानी कि दोनों बेशक अलग अलग इसमें जो है तीव्रता अधिकतम है, इसमें न्यूनतम है, परंतु यदि संपूर्ण क्षेत्र देखा जाएगा जहाँ पे दो तरंगे गतिमान हैं तो उसमें जो संपूर्ण तीव्रता होती है नियत होती है। नियत का मतलब संरक्षित होती है। इस प्रकार तीव्रता को यानी कि ऊर्जा को ना तो जो है उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल उनका पुनर्वितरण किया जा सकता है। कि यहाँ से जो विनाशी व्यतिकरण में जो कम तीव्रता हुई उसकी सारी तीव्रता जो कहाँ पहुँच गई? इधर पहुँच गई संपोषी व्यतिकरण में। तो यानी कि
ऊर्जा जो थी इस विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं की जो ऊर्जा थी वो कहाँ पहुँच गई, संपोषी वाले बिंदुओं की ऊर्जा पर पहुँच गई। तो वहाँ ऊर्जा ज़्यादा हो गई और यहाँ ऊर्जा कम हो गई, इसलिए यहाँ विनाशी व्यतिकरण बन गया या संपोषी व्यतिकरण बन गया, यानी कि संपूर्ण तीव्रता, संपूर्ण ऊर्जा यहाँ पर नियत हो गई। तो यहाँ पर कौन सा नियम लग गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यहाँ पर नियम लग गया। तो क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग गया यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण का नियम यहाँ पर लग गया। क्या कि ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है। अब इस पर हम एक सूत्र निकालते हैं कि जैसे दो जो है तरंगे अध्यारोपित हो गई तो उनके लिए परिणामी तरंग कोई निकलेगी, तो परिणामी तरंग की कोई परिणामी तीव्रता भी होगी और परिणामी तरंग के कोई परिणामी आयाम भी होगा। तो वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। अब हम देखते हैं व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक हम कैसे निकालते हैं, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस। तो हम मान लेते हैं, माना दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे, दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे एक साथ एक ही दिशा में समान माध्यम में गतिमान है। तो हमने दो सरल आवर्त तरंगे मान ली, इनके हमने आयाम मान लिए। आयाम हमने कहा है A1 पहली का है, दूसरी का आयाम क्या है, A2 है। दोनों के बीच जो कलांतर है तरंगों में वो क्या है, फाई है। कलांतर हमने फाई मान लिया। किसी समय t पर, समय ले लिया t हमने, इस समय पर यानी कि t पर माध्यम के किसी बिंदु पर एक कण का इन तरंगों के कारण जो विस्थापन है वो हमने मान लिए हैं y1 व y2, ये हमने विस्थापन ले लिए हैं। अब तरंग की समीकरण लिखते हैं। तो तरंग की समीकरण क्या है, तरंग की समीकरण देख लेते हैं। तो तरंग की समीकरण हमने ले ली, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा t, पहली तरंग ले ली हमने। दूसरी तरंग ली हमने y2 बराबर a2 साइन ओमेगा t, क्योंकि कलांतर इन दोनों के बीच में फाई है तो इसमें मैं फाई और जोड़ देता हूँ। ये कोण होता है तो कोण में मैंने फाई जोड़ दिया, तो कलांतर आ गया दोनों तरंगों में कलांतर। अब ये जब अध्यारोपित होंगी तो परिणामी तरंग बनेगी। तो परिणामी तरंग क्या बनेगी, ये बनेगी परिणामी तरंग, क्या बन जाएगी, y बराबर y1 प्लस y2 बन जाएगी। तो y1 कितनी है यहाँ रख दो, a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये हमने ले लिया। अब ये साइन c प्लस साइन c प्लस डी का फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है, साइन c प्लस डी। और ये साइन c प्लस डी क्या होता है, साइन c कोस डी प्लस कोस c साइन डी। ये इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यानी त्रिकोणमिति का सूत्र होता है, जिसे हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे करो a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 और ये साइन ओमेगा t कोस फाई और प्लस ये 2 यहाँ भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा अब यहाँ पे, a2 कोस ओमेगा t साइन फाई, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब आप देख रहे हो साइन ओमेगा टी इसमें है और इसमें भी है, दोनों पदों में है। तो मैं इन दोनों पदों को एक साथ ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, और इनका साइन ओमेगा टी मैं बाहर निकाल लूँगा और इसे ब्रैकेट में बंद कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, a1 मैंने छोड़ दिया, साइन ओमेगा टी को मैंने यहाँ से हटा दिया, क्या बचा, प्लस बचा, a2 बचा, साइन ओमेगा टी यहाँ से हट गया तो क्या बचा, कोस फाई बचा, और साइन ओमेगा टी कहाँ गया, ये बाहर आ गया, इस ब्रैकेट से बाहर आ गया, कोष्ठक से बाहर आ गया। और a2 इस साइन फाई को a2 के साथ लिख लो तो ये आ गया साइन फाई इस प्रकार से, और ये क्या बचा, कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आ गया। हमने कुछ मानेंगे, हम इसको जो क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेंगे a कोस थीटा, a कोस थीटा। जो परिणामी तरंग निकली हमने कहा कि उस परिणामी तरंग का ये a कोस थीटा है, जिसका a क्या है, आयाम है परिणामी तरंग का।
और इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे ए साइन थीटा, ये मान लेंगे। हमने इसे मानकर अगला स्टेप लिख लिया, यानी कि ए कोस थीटा कितना हो गया, ये हो गया। इसको हम साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं अलग से। तो ए कोस थीटा कितना हो गया आपका, a1 प्लस a2 कोस फाई, a1 प्लस a2 कोस फाई, और ए साइन थीटा कितना हो गया, a2 साइन फाई। a2 साइन फाई को हमने a को साइन थीटा वहाँ पे मान लिया। तो ये मैं माना भी लिख देता हूँ यहाँ पे। अब इसकी जगह लिख दो और इसे सूत्र को फिर बंद कर दो। तो ये आ गया ए कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन थीटा कोस ओमेगा टी, और इसे भी मैं वापस बंद कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये खोला था इसी तरह से बंद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और यहाँ इधर क्या है, वाई है। तो वाई के साथ में क्या बन गया, ये परिणामी तरंग का जो है, परिणामी तरंग का विस्थापन आ गया। क्या गया, परिणामी तरंग का विस्थापन। अब हम देखते हैं कि हमने ये लिया है, ये और ये लिए हैं, इसको हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, दोनों का वर्ग करेंगे। यानी कि पहले एक समीकरण ये और एक समीकरण ये, दोनों के समीकरण का वर्ग करेंगे। यानी कि मैं समीकरण को इसको मान लेता हूँ 3 समीकरण है और ये समीकरण 4 है। 3 और 4 का मैं वर्ग कर देता हूँ, ठीक है। तो 3 का वर्ग और 4 के वर्ग में इसे जोड़ देता हूँ। तो ये इससे क्या आएगा, समीकरण 3 का वर्ग और समीकरण 4 का वर्ग, ये मैंने समीकरण ले लिया यहाँ पे, समीकरण। तो ए कोस थीटा का स्क्वायर क्या गया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और फिर इसमें जोड़ दूँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर आ गया। और इधर क्या आ जाएगा, a1 प्लस a2 कोस फाई का होल स्क्वायर, a1 प्लस a2 कोस फाई का होल स्क्वायर, और इसमें क्या जोड़ दिया है, नीचे वाले का वर्ग जोड़ दिया, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये मैंने जोड़ दिया। इसको मैं हल करूँगा अभी। तो हल करने में आप देखोगे कि ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर इसमें भी है, इस वाले पद में भी और इस वाले पद में भी है, एक मैंने बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा। और इसको ब्रैकेट का जो स्क्वायर है इसको हल करो, तो हल करोगे तो क्या आ जाएगा, a1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर आ जाएगा, a2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, और इन दोनों की गुणा का दुगुना आ जाएगा, प्लस 2a1 a2 कोस फाई, और प्लस में क्या है, ए स्क्वायर ये था आपका a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये आपका इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये हमारा जो ये होता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं साइन ऐसा लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से। तो हमने इसे 1 रख दिया, तो ये क्या गया, ए स्क्वायर बराबर, इसको लिखो a1 स्क्वायर, ठीक है, a1 स्क्वायर लिख लिया। फिर हमने क्या करा, इस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई और a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों को एक साथ लिखा और a2 स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया बाहर। चले लिए a2 स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या गया, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसको मैंने इसको एक साथ ऐसे लिख दिया। और फिर क्या बचा, 2a1 a2 कोस फाई, 2a1 a2 कोस फाई, इस प्रकार से निकल गया। और ये भी क्या हो गया, ये भी 1 हो गया इसी की तरह से। तो क्या बचा, ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आयाम निकल गया, परिणामी तरंग का आयाम निकल गया। ये बच्चों, अब हम इस परिणामी तरंग का, हमने आयाम भी निकल गया और विस्थापन भी निकल गया। अब इसका क्या निकालना है, हमें परिणामी तीव्रता निकालते हैं। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए ये मुझे रब करना पड़ेगा। हम पे सूत्र जो आया है नीचे, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर
A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 कोस फाई, ये आ गया। अब हमें पता है कि जो तीव्रता होती है, क्या होती है, तरंग की जो तीव्रता होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है आयाम के वर्ग के। किसके होती है? आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि I प्रोपोर्शनल होती है A स्क्वायर के। और यदि प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह मैं हटाऊं तो I बराबर KA स्क्वायर आ जाएगा। और K क्या है यहाँ पे? ये एक नियतांक है। क्या है ये? एक नियतांक है। तो मैं इस समीकरण में K से गुणा कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? गुणा। K स्क्वायर बराबर KA1 स्क्वायर KA2 स्क्वायर 2KA1A2 कोस फाई, ये लिख दिया मैंने। तो हमारा क्या होगा? ये K स्क्वायर क्या है? I है, तो ये I का स्क्वायर आ गया। नहीं सॉरी, ये I आ गया केवल। ये I1 आ गया, ये I2 आ गया आपका। ये I1 ये I2, पहली तरंग की तीव्रता, दूसरी तरंग की तीव्रता प्लस 2। इस K की जगह में लिख देता हूँ रूट K गुणा रूट K। किसी भी संख्या को इस तरह से रूट में गुणा करके दो बार लिखा जा सकता है। यदि इन दोनों का आप गुणा करोगे तो K का स्क्वायर आ जाएगा और रूट जो है स्क्वायर से कट जाएगा तो K ही बचेगा ये वाला। तो आगे A1A2 कोस फाई। इसे और हल करते हैं तो क्या आ गया? I1 प्लस I2 प्लस 2 ऐसे कैसा ही रूट के A1 एक साथ ले लिया, इस रूट को दूसरे के A2 के साथ ले लो, रूट के और A2 इस प्रकार से। और बाहर क्या है? कोस फाई। अब आप एक चीज़ देखोगे, इस चीज़ से, इससे ये जो है आपका, इससे क्या निकल सकता है? इससे आपका ऐसे निकल सकता है I बराबर KA स्क्वायर। जो आपका ये था, यदि मैं दोनों तरफ का रूट कर दूं, क्या कर दूं? इसे रूट I कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? रूट K हो जाएगा और ये A बचेगा। तो यही दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो रूट के A1, तो यार इसकी जगह क्या आ जाएगा? रूट I1 आ जाएगा। I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 आ जाएगा। और इसकी जगह क्या आ जाएगा? रूट I2 आ जाएगा और ये कोस फाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी ये परिणामी तीव्रता निकल जाती है। और ये परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों के कलांतर पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें फाई जो है अभी बचा हुआ है। इस प्रकार से परिणामी तीव्रता हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपने साथी मित्रों को इसके बारे में बताइए कि जो लेक्चर्स हैं वो हमारे कहाँ से देख सकते हैं। वो यूट्यूब के जो हमारा ब्लूप्रिंट का चैनल है वहाँ से उसकी प्लेलिस्ट में जाकर ये आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये समीकरण आई है परिणामी तीव्रता की, इस परिणामी तीव्रता को हम देखेंगे कि ये संपोषी व्यतिकरण के लिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए कैसे तैयार होती है, कैसे बनती है। तो उसमें हम विनाशी व्यतिकरण में और संपोषी व्यतिकरण में इसको देखेंगे। साथ में हम कलांतर और पथांतर के बारे में भी वहाँ पर चर्चा करेंगे और साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स पे भी हम चर्चा करेंगे जो कि इन इक्वेशंस पे और इस तरह की इक्वेशंस पे आधारित आ जाती हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वो आप उसके लिए हमें नेक्स्ट हमारे लेक्चर को ज्वाइन कीजिए, तो हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए। टिल देन गुड बाय एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू।